लास्ट लेक्चर में हमने स्थूल कोण उत्तक को कंप्लीट किया था, जो दूसरा सरल स्थायी उत्तक था। अब हम करेंगे तीसरा सरल स्थायी उत्तक, जो है दृढ़ोत्तक। इसको स्क्लेरेंकाइमा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं, स्क्लेरोस और एनकाइमा। स्क्लेरोस का मतलब होता है कठोर व मृत, और एनकाइमा का मतलब होता है जमाव। अब यहाँ पे कठोर व मृत जो है पदार्थ कौन सा है, तो कठोर व मृत पदार्थ है लिग्निन। अब ये जो लिग्निन है इसका जमाव होता है, इसका मतलब अब जमाव कहां पर होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कोशिका की द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वहां पर लिग्निन जो है उसका जमाव हो जाता है। अब अगर अपने लिग्निन की बात करें तो जो लिग्निन है वो जल के लिए पूर्णता क्या होता है, अपारगम्य होता है, मतलब जल इसमें से आर पार नहीं हो सकता। अब जल आर पार नहीं होगा तो एक कोशिका का दूसरी कोशिका के साथ जो संबंध था, यानी जल के आदान प्रदान का या अन्य पदार्थों के आदान प्रदान का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो कोशिका है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। तो इस तरह से जो दृढ़ोत्तक है वो क्या है, एक तरह का मृतोत्तक है। इससे पहले हमने दो सरल स्थायी उत्तक पढ़े हैं, एक तो मृदुत्तक और दूसरा स्थूल कोण उत्तक। दोनों के दोनों कैसे थे, जीवित उत्तक थे। लेकिन ये तीसरा जो सरल स्थायी उत्तक है दृढ़ोत्तक, ये कैसा है, मृतोत्तक है। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगुलर शेप की या कोणीय कोशिकाएं जो है वो आपस में सटी हुई हैं और इनकी द्वितीय कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जो जमाव है वो दिखाया गया है। तो ये इस तरह से हम दृढ़ोत्तक को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगर अपने एक दृढ़ोत्तक कोशिका की सामान्य संरचना की बात करें तो ये कैसी हमें दिखाई देती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर अपने इसकी आकृति की बात करें तो ये तर्कुनुमा होती है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो एक जो दृढ़ोत्तक कोशिका है उसको प्रदर्शित किया गया है, तो ये तर्कुनुमा है। और अगर अपने इसका अनुप्रस्थ काट दें तो ये हमें कोणीय दिखाई देती है। तो आप देख सकते हो अनुप्रस्थ काट में ये इस तरह से कोणीय दिखाई देगी। अब इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, जो कि सामान्य होती है और सेलुलोज व हेमीसेलुलोज और कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जबकि जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये लिग्नीकृत होती है। लिग्नीकृत होने का मतलब ये है कि इस पर लिग्निन का जमाव हो जाता है और उस कारण जो जल का आदान प्रदान है कोशिकाओं के बीच में, जो संबंध होता है वो रुक जाता है और धीरे धीरे कोशिका मृत हो जाती है। इसके अलावा इसमें बिल्कुल केंद्र के अंदर एक गुहा प्रदर्शित की गई है जिसको ल्यूमन के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही कोशिकाओं में ये ल्यूमन या गुहा आपको दिख जाएगी। तो यह है संरचना की एक दृढ़ोत्तक कोशिका की। उसके बाद इसके प्रकार की बात करें तो दृढ़ोत्तक कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है। अब इसको दो प्रकारों में किस आधार पर विभाजित किया गया है, तो ये परतों के आधार पर कि परतों की संख्या कितनी है, लिग्निन की जो परतें बनी है वो कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है। तो इस आधार पर जो दृढ़ोत्तक कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, एक तो है स्क्लेरिड और दूसरी है तंतु। जो स्क्लेरिड है इसको स्टोन सेल या अस्थिल कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो स्क्लेरिड जो है इसमें जो लिग्निन है उसकी केवल एक ही परत का जमाव होता है, इसको डायग्राम के अंदर हम देखेंगे। जबकि तंतु की बात करें तो इसमें अनेक परतें जो है लिग्निन की उसका जमाव होता है और ये सकेंद्रीय वल्यों के रूप में या सेकेंद्रीय परतों के रूप में इसका जमाव होता है, ये हम लोग देखेंगे डायग्राम के अंदर। अब स्क्लेरिड की बात करें तो इसमें एक ही परत है लिग्निन की, तो इसलिए इसकी जो गुहा होती है वो काफी बड़ी होती है। जबकि अगर अपने तंतु की बात करें तो इसकी जो परतें हैं वो बहुत ज़्यादा है संख्या के अंदर, इसलिए इसकी जो गुहा है वो बहुत छोटी रह जाती है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले स्क्लेरिड को प्रदर्शित किया गया है जिसमें एक कोशिका है और दूसरी तरफ उसके अनुप्रस्थ काट को प्रदर्शित किया गया है। तो उसमें केवल एक ही लेयर जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लिग्निन है उसकी प्रदर्शित की गई है और ल्यूमन जो है वो काफ़ी बड़ी है दोनों ही सेल्स के अंदर। तो इस तरह से यह है स्क्लेरिड। अगर अपने फाइबर या तंतु की बात करें तो तंतु में आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरफ तर्कुनुमा कोशिका प्रदर्शित की गई है और इसमें 3 या 4 जो लेयर्स हैं लिग्निन की वो प्रदर्शित की गई हैं, जिससे इसकी जो ल्यूमन है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। तो अनुप्रस्थ काट के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी 3 या 4 जो हैं वो परतें दर्शाई गई हैं जो लिग्निन है उसकी, और बिल्कुल केंद्र में आपको इसकी गुहा दिखाई देगी जो बहुत छोटे आकार की होती है। या फिर इसको अगर आपको प्रदर्शित करना है तो अनुप्रस्थ काट के अंदर आपको क्या करना है, सारी की सारी लेयर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप बिल्कुल केंद्र में एक छोटी सी गुहा बना दोगे। इसका मतलब ये है कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, फाइबर या तंतु को प्रदर्शित कर रहा है। अब सबसे पहले हम स्क्लेरिड्स की बात करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आकृति के आधार पर इसको 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रकार इसके अंदर आता है ब्रैकीस्क्लेरिड। तो ब्रैकीस्क्लेरिड को स्टोन सेल या अस्थिल कोशिका के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक कठोर होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक सामान्य जो
दृढ़ोतक कोशिका है वो एक ब्रैकिस्क्लेरिडी होती है। अगर अपने उसका अनुप्रस्थ काट दें तो इस तरह से कोणीय वो दिखाई देगी और इसमें एक ही परत जो है उसका जमा होता है लिग्निन की। अब ये सर्वव्यापी होती है, इसका मतलब जितने भी अनावर्तबीजी पौधे हैं या आवर्तबीजी पौधे हैं, आवर्तबीजी पौधों के अंदर अगर अपने द्विबीजपत्री पौधों की बात करें या एक बीजपत्री पौधों की बात करें तो उन सभी के अंदर आपको ब्रैकिस्क्लेरिड जो है वो सामान्यतः देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा प्रकार इसके अंदर आता है मैक्रोस्क्लेरिड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा आकार, तो इसका मतलब ये बहुत बड़े आकार की होती हैं। अब ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेती हैं जिस प्रकार से खंभ उत्तक के अंदर कोशिकाएं, जो खंभाकार कोशिकाएं हैं खंभ उत्तक के अंदर, वो एक दूसरे के साथ सटी हुई रहती हैं, एक परत के अंदर एक व्यवस्थित होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जो मैक्रोस्क्लेरिड्स हैं वो एक परत में व्यवस्थित होती हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर देख सकते हो, तो यहाँ पे कई बड़ी स्क्लेरिड्स हैं बड़े आकार की और ये आपस में एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हैं। तो ये होती है मैक्रोस्क्लेरिड्स। अब ये किस में पाई जाती हैं? उदाहरण की अगर अपने बात करें तो जो बीज है वो काफ़ी कठोर होता है, आपने देखा होगा बीज के अंदर जो कठोरता होती है वो मैक्रोस्क्लेरिड की होती है, क्योंकि बीज चोल के अंदर ये मैक्रोस्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। तो इसीलिए जो बीज है उसकी जो प्रसुप्ता अवस्था है वो काफ़ी लंबी होती है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो मैक्रोस्क्लेरिड्स कहाँ पाई जाती है? तो एक फर्न होती है मार्सिलिया। मार्सिलिया एक जलीय फर्न है जो कि जल में पाई जाती है। तो इसमें एक जनन संरचना बनती है जिसको बोलते हैं स्पोरोकार्प। तो स्पोरोकार्प की जो भित्ति होती है वो भित्ति, उस भित्ति के अंदर मैक्रोस्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक स्पोरोकार्प प्रदर्शित की गई है मार्सिलिया की। इसकी जो भित्ति है, इस भित्ति में कुल 4 परतें होती हैं और इन चारों परतों के अंदर मैक्रोस्क्लेरिड्स ही पाई जाती हैं। इसी कारण जो स्पोरोकार्प है मार्सिलिया की वो काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी कठोर होती है, हम लोग उसको हाथ से दबा नहीं सकते। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार इसमें आता है वो है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, तो ये हड्डी नुमा होती है। तो आप देख सकते हो जैसे कि डायग्राम के अंदर जो हड्डी है वो दोनों तरफ से फूली हुई होती है और बीच में से संकरी होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो ऑस्टियोस्क्लेरिड है उसकी आकृति होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? उदाहरण की अगर अपने बात करें तो ये नाशपाती के अंदर पाई जाती है। नाशपाती को आपने खाया होगा, नाशपाती में जो थोड़ी बहुत कठोरता होती है वो इसी ऑस्टियोस्क्लेरिड के कारण होती है। तो कठोरता के लिए नाशपाती में ये उत्तरदायी है। इसके अलावा आपने अखरोट खाया होगा, तो अखरोट जो है उसके बाहर की तरफ कठोर आवरण होता है। अब उस आवरण को आप हटाते हो और फिर अंदर से उसके अखरोट निकलता है जिसको आप खाते हो। तो ये जो बाहर का कठोर भाग है या कठोर आवरण है, इसमें ऑस्टियोस्क्लेरिड्स जो है वो पाई जाती हैं। उसके बाद चौथा प्रकार इसमें आता है एस्टीरोस्क्लेरिड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एस्टीरो का मतलब होता है तारेनुमा। तो ये जो स्क्लेरिड्स हैं वो आपस में मिलकर एक तारेनुमा संरचना का निर्माण कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी जो स्क्लेरिड्स हैं आपस में मिल गई और एक तारेनुमा संरचना का निर्माण कर दिया है, और इस तारेनुमा संरचना को हम बोलते हैं एस्टीरोस्क्लेरिड। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? उदाहरण की अगर अपने बात करें तो इसमें 2 उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इसमें आता है निलंबियम। निलंबियम जो है वो एक वंश का नाम है। अगर इसका सामान्य नाम अपने देखें तो इसका सामान्य नाम है कमल। अब कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो निलंबियम हो गया, दूसरा है निम्फिया। तो निम्फिया जो है इसको हम हिंदी में कुमुदनी के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों पौधों का जो प्रकंद होता है उस प्रकंद के अंदर आपको जो एस्टीरोस्क्लेरिड्स हैं वो देखने को मिलते हैं।